हेलो एवरीवन। आइए इंडियन पॉलिटी की जो हमारी टेस्ट की सीरीज चल रही है उसके फोर्थ टेस्ट पे आते हैं। आई होप आप इन टेस्ट को सीरियसली ले रहे होंगे और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार रिवाइज जरूर कर रहे होंगे। हालांकि मेजर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स पे हैं, यानी जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ये भी कमिटी या कमीशंस पे डिपेंडेंट है। यानी जैसे मैंने पहले बताया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने दो तरह की कमिटीज को बनाया था अपने काम को आसान करने के लिए, एक मेजर और एक माइनर। तो इन सारी कमिटीज को किसी न किसी ने हेड किया था जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसी पे मैंने भी इसको बेस किया है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को लगाया है तो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को आपने पढ़ा है तो ये टेस्ट आपके लिए और भी आसान होगा। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन वाज हेडेड बाय, यानी इनमें से किसने लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन को हेड किया था। आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस वरदाचारी, एस के दर या एस के धर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो द करेक्ट आंसर इज एस के धर। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज, जैसे मैंने बताया। हालांकि एस के धर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के मैंने बताया था कि 7 मेंबर्स थे, जिसको हेड किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो दिए गए जो मेंबर्स के नाम है, इनमें से कौन उसके मेंबर नहीं थे। एन गोपालाचारी अयंगर, अल्लादी कृष्ण, स्वामी अय्यर, एस वरदाचार्य, डॉक्टर के मुंशी। इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो कि जो मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के उनकी लिस्ट में नहीं था। तो सही जवाब है, जैसा कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले वीडियो और उनके प्रीवियस जो टेस्ट थे उसमें भी मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कही है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुआ था? 29 अगस्त 1947, और ये 7 मेंबर्स थे इसके। इतनी बार इस क्वेश्चन को लगाएंगे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन कौन मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो 7 मेंबर्स थे, जिसके चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, हाँ ये मेंबर थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी मेंबर थे। और के एम मुंशी, ये भी मेंबर थे। बाकी मोहम्मद सदुल्ला, माधव राव और कृष्णाचारी ये मेंबर्स थे, जिनके नाम नहीं दिए हुए। एस वरदाचारी का नाम दिया हुआ, जो कि मेंबर नहीं थे। तो यही सही जवाब है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हु रिप्लेस्ड बी एल मीटर इन ड्राफ्टिंग कमेटी। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, या इससे मिलकर क्वेश्चन आ चुका है। तो सही जवाब है इसका एन माधव राव। एन माधव राव ने बी एल मीटर को रिप्लेस किया था, जो कि रिजाइन किए थे इल हेल्थ के बेसिस पे। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड ऑन, यानी किस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया था। 4 डेट्स हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि प्रियम्बल वाली क्लास, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास, इन सारी क्लासेस में मैंने इस डेट के बारे में बताया है। सही जवाब है 26 जनवरी 1950। बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं। 26 नवंबर 1949 इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको खुद को दिया था, या बोले तो देश को दिया था। ठीक। लेकिन ये अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसके पीछे भी एक स्पेशल कारण है, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। और अगर आप वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। द 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 रिगार्डिंग अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन हिंदी इंसर्टेड, यानी इससे पहले के क्वेश्चन में भी हमने देखा है और वीडियो में भी देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल था उसमें कोई प्रोविजन नहीं था हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन के अथॉरिटेटिव टेक्स्ट के रिगार्डिंग। यानी बाद में इसे 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड कराया गया था इस प्रोविजन को, जो कि बताता था कि प्रेसिडेंट का काम है, या प्रेसिडेंट को एम्पावर किया जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी के अथॉरिटेटिव टेक्स्ट के लिए कह सकते हैं या प्रोविजन बनवा सकते हैं। तो कौन सा ऐसा प्रोविजन था जो ऐड किया गया था? आर्टिकल 350 बी, 351 ए, 394 ए या 344? तो सही जवाब है आर्टिकल 394 ए। आर्टिकल 394 ए ऐसा प्रोविजन है जो ऐड कराया गया था बाद में 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और जिसका ये था पर्पज कि वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करे कि वो चाहे तो हिंदी में अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको बना सकते हैं। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स वर नॉट एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, यानी इनमें से कौन से ऐसे वर्ड थे जो गिवन लिस्ट है जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड नहीं किया गया था। यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 3 वर्ड्स ऐड किए थे,
उनमें से कौन सा इसमें नहीं है? सही जवाब कौन सा है? क्या वो सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, इंटीग्रिटी है? तो सही जवाब है डेमोक्रेटिक। यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 3 नए वर्ड जो ऐड किए थे वो थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, यानी डेमोक्रेटिक वर्ड नहीं ऐड किया था। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू होम द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इनमें से किसने ये माना था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे प्रेशियस पार्ट है और इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कह सकते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पंडित ठाकुरदास भार्गव, डॉक्टर बी अम्बेडकर, के एम मुंशी, एस भारदई। तो सही जवाब है पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक मेंबर थे, उन्होंने ये माना था, उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और यही कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। व्हाट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल या सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किस इनमें से डियर या एलिफेंट, लॉयन या हॉर्स में से किसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सील अडॉप्ट किया था या सिंबल? तो सही जवाब है एलिफेंट। इंडियन कल्चर से इंस्पायर होकर एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल या सील। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिड नॉट अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग ऑन 24th जनवरी 1950, adopt the national anthem on 24th January 1950, adopt the national song on 24th January 1950, elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on 24th January 1950। इससे पहले के टेस्ट में भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था ताकि हम ये समझ पाएं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो 2 फंक्शंस थे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और लेजिस्लेटिव पावर जिनको था कि वो एनेक्ट कर सकते हैं लेजिस्लेशंस को, तो इस पावर को यूज करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इन सब चीज़ों को किया था। यानी उन्होंने नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट किया था, नेशनल एंथम को किया था, नेशनल सॉन्ग को किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया था। लेकिन किस डेट को किया था? यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इन 4 ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन है जो गलत है, वो कौन सा ऑप्शन है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यानी ये डेट से याद रखिए कि नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। बाकी तीनों जनवरी 1924, जनवरी 24, जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किया था। यानी नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो काम था वो एक ही दिन किया गया था, 24 जनवरी 1950। बाकी नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। अब आते हैं 10th और आखिरी क्वेश्चन पे कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेंजेस मेड इन द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाय इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और रिलेटेड हैपनिंग्स। यानी इसके पहले भी टेस्ट में मैंने पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पोजीशन में क्या चेंजेस आए थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की वजह से और उससे रिलेटेड क्या क्या हुआ था। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है द असेंबली वाज मेड अ फुली सॉवरेन बॉडी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से बना सकती थी। द एक्ट डिड नॉट एम्पावर असेंबली टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। यानी असेंबली को ऐसा कोई पावर नहीं था कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए हुए इंडिया के रिगार्डिंग उसको अल्टर या हटा सके। तीसरा है कि 2 सेपरेट फंक्शंस असाइन किए गए थे असेंबली को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था फ्री इंडिया के लिए और ऑर्डिनरी लॉज एंड एक्ट करने थे कंट्री के लिए। और आखिरी है व्हेनेवर द असेंबली मेट एज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसे चेयर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, और जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मीट करती थी तो जीवी मालवणकर जी उनको चेयर करते थे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका सही जवाब है बी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ऐसी पावर था कि कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया लॉ जो कि इंडिया के रिलेशन में बनाया गया है उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एब्रोगेट भी कर सकती, हटा भी सकती थी या अल्टर भी कर सकती थी। तो सही जवाब बी है। बाकी कोई क्वेरी या सजेशन हो तो हमें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आई होप। और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस टेस्ट को थोड़ा सीरियसली लें, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।